भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1975 में इंदिरा गांधी ने जिस वक्त इमरजेंसी का ऐलान किया, उस वक्त युवा नितिन गडकरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। नितीन, आपण इलेक्शन पडलो। रमेश, स्पर्धा जिंकलेल्या माणसाचं अभिनंदन करायचं असतं। उन्होंने बड़े नेताओं के निर्देश पर अपने दोस्तों के साथ इमरजेंसी के विरोध का बीड़ा उठा लिया। अंडरग्राउंड हुए नेताओं तक संदेश पहुंचाने से लेकर पर्चे छपवाने, बांटने और गिरफ्तार साथियों के परिवार की मदद करने का काम गडकरी ने उन दिनों बखूबी निभाया। जो पत्रक हमको मिलते थे इंदिरा गांधी जी के इस सारे आपातकाल काले कानून के विरोध में, तो हम थिएटर्स में से जाके वो पत्रकों को बालकनी में बैठते थे और थिएटर में इंटर के बाद जैसे ही पिक्चर शुरू होती थी, हम सारे वो पत्र भारत माता की जय के और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद करके फेंकते थे। लोग सकते में रहते थे कि ये क्या है, और वो पूरा नीचे के सारे क्लास में थिएटर में वो पत्रक फैल जाते थे। जब भागते समय हमारी व्यवस्था स्कूटर वाला, उस समय स्कूटरों की संख्या भी हमारे पास कम थी, पर स्कूटर लाके उस पर अपने कार्यकर्ता को बैठा कर तुरंत आसपास की गलियों से उसको गायब करना, पुलिस के हाथ में न पड़ने देना, ये एक विलक्षण योजना ये नितिन जी बनाते थे और हम उनके मार्गदर्शन में हमने ये सारे काम किए हैं। इमरजेंसी के बाद गडकरी ने छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मगर 6 वोटों से हार गए। नितिन गडकरी की मां भी संघ से जुड़ी हुई थी, लिहाजा बचपन से ही गडकरी का संघ की शाखाओं में आना जाना शुरू हो गया था। ये अलग बात है कि परिवार के आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे। गांव में थोड़ी बहुत खेती थी, लेकिन परिवार के पास बहुत पैसा नहीं था। आलम ये कि नितिन गडकरी ने जब अपना पहला दुपहिया वाहन खरीदा तो वो लूना मोपेड थी, और वो भी उनकी मां ने अपने कंगन गिरवी रखकर दिलवाए थे। नितिन गडकरी को बचपन में क्रिकेट खेलने और पतंग उड़ाने का जबरदस्त शौक था। वो औसत छात्र थे और जब राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वजह से उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ, तो वो पूरी तरह राजनीति के रंग में रंग गए। एबीवीपी में रहते हुए उन्होंने कुछ दिन घर में उत्पादित दूध को एक कुल्फी की दुकान पर बेचा। कुछ दिन फैब्रिकेशन का काम भी किया। अपने घर के बड़े बर्तनों को किराए पर देकर भी कुछ कमाई की। दरअसल नितिन गडकरी ने शुरुआत से ही सोच लिया था कि वो नौकरी नहीं करेंगे। 1980 में नितिन गडकरी भारतीय जनता युवा मोर्चा की नागपुर शाखा के अध्यक्ष बने। इस दौरान गडकरी अपने दोस्त के साथ मिलकर एक साधारण सी फर्नीचर की दुकान चलाते थे और इस बीच 1984 में उनकी शादी हुई। अंधाराला घाबरून आपण कधी कधी रस्त्यावर चालणंच बंद करतो, पण आपण विसरतो की अंधारात चालता चालता कधी ना कधी उजेड होणारच। विश्वास ठेवा, आजचा हा सूर्य सगळ्यात तेजस्वी असेल। 1985 में गडकरी ने नागपुर वेस्ट से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव क्षेत्र में दलितों और अन्य पिछड़ी जातियों का दबदबा था और जैसी आशंका थी वो बुरी तरह से हार गए। ये अलग बात है कि इस हार के बाद भी वो अपने साथियों का हौसला बुलंद करने के लिए ढोल बजाते दिखे थे। हमने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ते भी देखा है, हारने के बाद ढोल बजाते हुए भी देखा है। अपनी हार पर ढोल बजाकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाने वाला नेता और कार्यकर्ता तो हमने पहली बार देखा। हमारे लिए एक बहुत जिसको हम बोलते हैं कि ऊर्जा वाला, उत्साह देने वाला ऐसा वो अवसर था। नितिन गडकरी चुनाव भले नहीं जीत पाए हों, लेकिन उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। दरअसल जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की और अपने साथियों का कुनबा बढ़ाया, तो उसमें बीजेपी के नेताओं को लगने लगा कि उनमें चुनाव जीतने की संभावना है। एक संघर्षशील नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को समझ करके उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, नितिन जी पूछ लेते थे, अरे अनिल तो अपना पुराना कार्यकर्ता है ना, वो क्या कर रहा है अभी, चलो तो उसके यहाँ जाएंगे। तो बहुत जबरदस्त जनसंपर्क नितिन जी का था, जिसका परिणाम आज भी हमको ध्यान में आता है कि फ्राइडे, शुक्रवार हो जाता है दिल्ली में, तो शाम के फ्लाइट से नितिन जी पहुंच जाते हैं और नागपुर की जनता में मिक्सअप हो जाते हैं।
मैं 25 साल पूरे किए थे, तो मुझे लोकसभा का टिकट मिल रहा था जनता पार्टी का। तो मुझे भी लोग कह रहे थे कि सब कह रहे तुम लड़ो, तुम स्टूडेंट लीडर हो, पॉपुलर हो और इतने कम उम्र में MP बन जाओगे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तो मुझे लगा, तो मैं मदन दास जी के पास गया और उनको पूछा कि सब लोग मुझे बोल रहे कि तुम लड़ो, मैं क्या करूं? बोला आप मत लड़ो, अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो आप और 4 साल ट्रेनिंग करो, अच्छा काम करो, आप में जो कमियां होगी वो दूर होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी और फिर आप राजनीति में जाओ। Then you can be a useful product for the party and the society, तब आपका उपयोग होगा। इन शुरुआती सालों में गडकरी की राजनीतिक दीक्षा भारतीय जनसंघ के नेता गंगाधर राव फडणवीस की छत्रछाया में हुई। गंगाधर राव देवेंद्र फडणवीस के पिता थे। 1987 में विधान परिषद के सदस्य रहते हुए गंगाधर फडणवीस का निधन हुआ तो पार्टी ने गडकरी को उस खाली सीट से ही विधान परिषद पहुंचा दिया। गडकरी 2014 तक उसी सीट से विधान परिषद पहुंचते रहे। उन्नीस में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार बनी तो नितिन गडकरी मंत्री बनाए गए। हालांकि उनके मंत्री बनने की अलग कहानी है। मनोहर जोशी सीएम बने और वो ब्राह्मण थे और उस वक्त गडकरी को ये कहते हुए कैबिनेट में जगह नहीं मिल पा रही थी कि उसमें 2 ब्राह्मण चेहरों की जरूरत नहीं है। इसके अलावा प्रमोद महाजन के गडकरी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन गडकरी संघ के पसंदीदा थे और संघ ने उन्हें मंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। संघ का मानना था कि गडकरी को योग्यता के बावजूद सिर्फ इसलिए नहीं पीछे रहना चाहिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। सुजाता आनंदम की किताब महाराष्ट्र मैक्सिमम द स्टेट इट्स पीपल एंड पॉलिटिक्स के मुताबिक आरएसएस को ना तो महाजन ना शिवसेना की परवाह थी, ना ही उसे इस बात से मतलब था कि महाजन ने गठबंधन के संबंध में बीजेपी के लिए क्या किया है। इसीलिए आरएसएस ने नितिन गडकरी को ऊंचा उठाने के लिए महाजन के पर कतर डाले। नितिन गडकरी ने मंत्री के रूप में अपने काम की छाप छोड़ी और बाद के दौर में वो बीजेपी का अध्यक्ष बनने तक कामयाब हुए। नितिन गडकरी धार्मिक प्रवृत्ति के राजनेता हैं, लेकिन उनके भीतर एक बिजनेसमैन शुरुआत से है और यही वजह है कि उनके बेटों का आज बड़ा कारोबार है और खुद नितिन गडकरी ये कहने से नहीं चूकते कि वो अपने YouTube चैनल से ही हर महीने 3 लाख रुपए कमाते हैं। मेरे अनेक उपक्रमों का सोशल एंटरप्रेन्योर, मैं उद्योगपति नहीं हूँ या व्यापारी नहीं हूँ। अगर मुझे उद्योग करना होता तो मैं टनल, रोड, ब्रिजेस बनाता, पर मैं एग्रीकल्चर में काम कर रहा हूँ। मेरा टर्नओवर 2,500 करोड़ का है। मैं कुछ नहीं करता, अभी लड़के देखते हैं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।